नमस्कार दोस्तों चंपावत मैनीटर टाइग्रेस की कहानी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं सर जिम कॉर्बेट के शब्दों में आगे की कहानी। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, मेरे उद्देश्य को पूरा करने की संभावना लगभग उतनी ही थी जितनी घास के ढेर में सुई ढूंढने की होती है। नैनीताल में मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई थीं और एक योजना में मैंने जंगली घोड़ों का प्रयोग करने का सोचा था, परंतु इसको मैंने बाद में छोड़ दिया। और बाकी योजनाएं भी आईं लेकिन वे मुझे कुछ जंची नहीं, और इसके अलावा वहाँ कोई और था भी नहीं जिससे मैं सलाह ले सकता था, क्योंकि तब तक कुमायूं में कोई और नरबख्शी नहीं हुआ, तो ये पहला ही नरबख्शी था। परंतु कुछ तो मुझे करना ही था, इसलिए अगले 3 दिनों तक मैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जंगलों में घूमता रहा। मीलों तक उन सभी जगहों पर रख गया जहाँ ग्रामीणों ने मुझे बताया था कि बाघिन को देखने का मौका है। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, मैं अपनी कहानी को कुछ मिनटों के लिए यहीं रोकना चाहूँगा ताकि पहाड़ों में फैली एक अफवाह का खंडन कर सकूं कि इस बार और उसके बाद के कई मौक़ों पर मैंने एक पहाड़ी महिला का वेश धारण किया और जंगल में जाकर नरभक्षियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें दरांती या कुल्हाड़ी से मार डाला। मैंने जो भी किया था वह बस यह था कि मैंने एक साड़ी उधार ली और उसे अपने चारों ओर लपेटकर घास काटी, पेड़ों पर चढ़ा और पत्तियां तोड़ी, और किसी भी मामले में लेकिन मेरी ये चाल सफल नहीं हुई। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार 2 मौक़ों पर नरभक्षी उस पेड़ पर चढ़ गए जिस पर मैं था, एक बार चट्टान के पीछे और दूसरी बार गिरे हुए पेड़ के पीछे छिपकर, परंतु मुझे उन्हें गोली मारने का मौका नहीं मिला। चूँकि बाघिन अब इस इलाके को छोड़ चुकी थी, इसलिए मैंने पाली के लोगों से कहा कि अब मुझे माफ़ करें और मैं पाली से 15 मील दूर चंपावत में चला जाऊंगा। सुबह जल्दी उठकर मैंने दूना घाट में नाश्ता किया और सूर्यास्त तक चंपावत की यात्रा पूरी कर ली। इस इलाके की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थीं और लोग एक गांव से दूसरे गांव या बाज़ारों में भी बड़ी संख्या में ही जाते थे। और दूना घाट छोड़ने के बाद मेरे 8 लोगों के दल में सड़क से सटे गांव के कुछ लोग भी शामिल हो गए और हम लोगों की संख्या अब 30 तक हो गई। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, 2 महीने पहले चंपावत घूमने आए लोगों ने मुझे बेहद दयनीय कहानी सुनाई। चंपावत के एक तरफ को कुछ मील दूर तक सड़क है जो कि लगातार चलती रहती है, पहाड़ी के दक्षिणी मुख की तरफ पर और घाटी के लगभग समानांतर और लगभग 50 गज ऊपर। और लोगों ने मुझे बताया कि 2 महीने पहले उनमें से 20 लोगों का एक दल चंपावत के बाज़ार की ओर जा रहा था, और जब वे लोग दोपहर के समय सड़क के इस हिस्से से जा रहे थे तो नीचे घाटी से आती एक इंसान की दर्दनाक चीखें सुनकर चौंक गए। लोगों ने बताया कि सड़क के किनारे एक साथ इकट्ठे हुए हम लोग डर के मारे एक जगह सिमट गए, क्योंकि ये चीखें लगातार पास आती जा रही थीं। और कुछ ही देर में एक बाघ दिखाई दिया जो कि एक नेकेड महिला को उठाकर ले जा रहा था, और बाघ के एक तरफ महिला के बाल जमीन पर लटक रहे थे और दूसरी तरफ उसके पैर थे। बाघ उसे पीठ के निचले हिस्से से पकड़े हुए था और वह महिला अपनी छाती पीट रही थी और बारी बारी से भगवान और इंसान को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। हमसे 50 गज की दूरी पर और हमारे बिल्कुल साफ नज़र में बाघ अपने शिकार को लेकर गुजरा, और जब दूर से चीखें बंद हो गईं तो हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। मैंने पूछा, और तुम 20 आदमियों ने कुछ भी नहीं किया? लोग मुझसे कहने लगे, नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम डरे हुए थे, और जब लोग डरे हुए हों तो क्या कर सकते हैं। और फिर हम बाघ को नाराज़ किए बिना और ख़ुद पर मुसीबत लाए बिना महिला को बचाने में अगर कामयाब हो भी जाते तो भी महिला को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वह महिला खून से लथपथ थी और निश्चित रूप से अपने घावों से मर जाती। बाद में मुझे पता चला कि पीड़िता चंपावत के पास के एक गांव की थी और उसे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते समय बाघ उठा ले गया था। उसके साथी वापस गांव की ओर भागे और शोर मचाया, और जैसे ही बचाव दल रवाना हुआ 20 डरे हुए लोग भी वहां पहुंच गए। चूँकि ये लोग जानते थे कि बाघ अपने शिकार को लेकर किस दिशा में गया है, इसलिए वे उस दल में शामिल हो गए। और उस महिला को बचाने के लिए जब ये लोग निकले तो ये लोग 50 या 60 लोग थे, और इनके दल में कई लोग बंदूकों से लैस थे। जहां महिला द्वारा एकत्र की गई लकड़ियां पड़ी थीं और जहां से उसे ले जाया गया था, वहां से 1 फरलांग दूर हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले।
और उसके बाद पुरुषों ने अपने ड्रम बजाना और अपनी बंदूकें चलाना शुरू कर दिया और लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह हम घाटी के शीर्ष तक 1 मील से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए, जहां हमें वह महिला मिली जो कि एक युवा महिला लगती थी और एक बड़े पत्थर के स्लैब पर यह महिला मृत पड़ी थी। सारा खून चाटने और उसके शरीर को साफ करने के अलावा बाघ ने उसे छुआ तक नहीं था और हमारे दल में कोई महिला न होने के कारण हम पुरुषों ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और आंखें बंद करके उसके शरीर को लंगोट में लपेट दिया, और क्योंकि वह अपनी पीठ के बल लेटी हुई ऐसी लग रही थी जैसे कोई सो रही हो और छूने पर शर्म से जाग जाएगी। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, इस तरह के अनुभवों को जिन्हें बंद दरवाज़ों के पीछे लंबी रातों में बार बार एक दूसरे को लोग बताते हैं, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक नरभक्षी बाघ देश में रहने वाले लोगों का चरित्र और जीवन के प्रति दृष्टिकोण किस तरह से बदल देता है, और बाहर से आने वाले लोगों को यह महसूस हो सकता है कि वह कठोर वास्तविकताओं और दांत और पंजे के शासन की दुनिया में कदम रख चुका है, और जिसने कृपाण दांत वाले बाघ के शासन में मनुष्य को अंधेरी गुफाओं में शरण लेने के लिए मजबूर किया। मैं उन सुदूर चंपावत के दिनों में युवा और अनुभवहीन था, लेकिन फिर भी उस त्रस्त भूमि में एक संक्षिप्त प्रवास के बाद मेरा यह विश्वास और भी मजबूत हो गया है कि एक नरभक्षी की छाया में रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने से अधिक भयानक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो 32 वर्षों के बाद के अनुभव से और भी अधिक मजबूत हो गया है। चंपावत के तहसीलदार उस रात मेरे डाक बंगले पर आए जहां मैं ठहरा हुआ था, और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अगले दिन कुछ मील दूर एक दूसरे बंगले में चले जाना चाहिए जिसके आसपास कई लोगों की हत्याएं हो चुकी थीं। अगली सुबह तहसीलदार के साथ मैं बंगले के लिए निकला, और जब मैं बरामदे में नाश्ता कर रहा था तो 2 आदमी खबर लेकर आए कि 10 मील दूर एक गाँव में बाघ ने एक गाय को मार डाला है। तहसीलदार ने मुझसे माफ़ी मांगी कि चंपावत में उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना होगा और वह खुद बंगले पर लौट आएंगे और रात में मेरे साथ रुकेंगे। मेरे गाइड बहुत अच्छे पैदल यात्री थे, और चूंकि रास्ता ज़्यादातर नीचे की ओर था और हमने 10 मील की दूरी रिकॉर्ड समय में तय की। गाँव में पहुँचने पर मुझे एक मवेशी खाने में ले जाया गया, जहाँ मैंने 1 सप्ताह के एक बछड़े को देखा जिसे एक तेंदुए ने मार डाला था और आंशिक रूप से खा भी लिया था। और तेंदुए को मारने का समय भी मेरे पास नहीं था, ना ही कोई इच्छा थी, और इस कारण मैंने अपने गाइड को पुरस्कृत किया और अपने कदम वापस बंगले की ओर बढ़ा लिए। यहाँ मैंने पाया कि तहसीलदार वापस नहीं आए थे, और चूंकि अभी 1 घंटे या उससे अधिक का दिन का उजाला बाकी था, मैं बंगले के चौकीदार के साथ उस स्थान को देखने के लिए निकला जहाँ उसने मुझे बताया कि एक बाघ पानी पी रहा है। मुझे उस जगह को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी झरने का उद्गम स्थल है वह, और जो बगीचे की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है, और झरने के आसपास की नरम मिट्टी में कई दिनों पुराने बाघ के पैरों के निशान थे, लेकिन ये निशान उन पैरों के निशानों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें मैंने उस खड्ड में देखा था और जिसकी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक जांच भी की थी। और मैं उस खड्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें पाली गांव की महिला की हत्या की गई थी। और बंगले पर वापस आकर मैंने देखा कि तहसीलदार वापस आ गए थे, और जब हम बरामदे में बैठे थे तो मैंने उसे अपने दिन के अनुभव के बारे में बताया। मुझे इतनी दूर तक की बेकार की खोज में जाने पर वह खेद व्यक्त करने लगा और उठा और कहा कि उसे अभी बहुत दूर जाना है, इसलिए उसे तुरंत चलना होगा। मुझे तहसीलदार की इस घोषणा से बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस दिन उसने मुझसे 2 बार कहा था कि वह मेरे साथ उस बंगले में रात बिताएगा। मुझे उसके रात में रुकने या ना रुकने से कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह जो जोखिम उठा रहा था मुझे उससे चिंता थी। हालांकि वह मेरी सभी दलीलों को अनसुना कर रहा था, और जब वह बरामदे से बाहर अंधेरी रात में बाहर निकला, उसके पीछे केवल एक आदमी था जो धुएंदार लालटेन लिए हुए था और जिससे रोशनी की एकमात्र बस झलक सी ही मिल रही थी, और एक ऐसे इलाके में 4 मील की पैदल यात्रा करने के लिए जहां लोग दिन के उजाले में केवल बड़े समूहों में चलते थे। मैंने उस एक बहुत ही बहादुर आदमी के लिए अपनी टोपी उतारी और उसे सम्मान दिया, और मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वह मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, और फिर मैं वापस बंगले में घुस गया। और मेरे पास उस बंगले के बारे में बताने के लिए भी एक कहानी है, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा।
आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं, यहाँ क्योंकि ये जंगल की कहानियों की पुस्तक है और प्रकृति के नियमों से परे पारलौकिक कहानियाँ ऐसी जंगल की कहानियों के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाती हैं। अगली सुबह मैंने बहुत बड़े फल के बगीचे और चाय के बागानों का चक्कर लगाने और झरने पर नहाने में बिताई और लगभग दोपहर तक तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित लौट आए और इससे मुझे बड़ी राहत मिली। मैं उनसे बात करते हुए एक लंबी ढलान वाली पहाड़ी की ओर देख रहा था जिसके चारों ओर खेती की ज़मीन से घिरा एक गांव था। जब मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकलकर हमारी दिशा में पहाड़ी पर चढ़ रहा है, जब वह आदमी मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि वह कभी दौड़ रहा था तो कभी चल रहा था और जाहिर तौर पर वह वो कुछ महत्वपूर्ण समाचार ही लेकर आ रहा था। तहसीलदार से यह कहते हुए कि मैं कुछ मिनटों में ही वापस आ जाऊंगा, मैं पहाड़ी से नीचे की ओर भागा और जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सांस लेने के लिए ज़मीन पर बैठ गया और जैसे ही मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके काफ़ी करीब पहुंचा, उसने आवाज़ लगाई, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। चुप बैठिए। मैंने उसे वापस पुकारा और मुड़कर बंगले की ओर भागा और तहसीलदार को यह खबर दी और मैं राइफ़ल को लेकर वापस आया। जो आदमी मेरे लिए सूचना लेकर आया था वह उन परेशान करने वाले व्यक्तियों में से था जिसके पैर और जीभ एक साथ काम नहीं कर सकते थे। ऐसा मैंने महसूस किया। जब उसने अपना मुंह खोला तो वह एकदम रुक गया और जब वह भागने लगा तो उसका मुंह बंद हो गया। इसलिए उसे मुंह बंद करने और आगे बढ़ने के लिए मैंने कहा और हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ भागे। गांव में पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की एक भीड़ हमारा इंतज़ार कर रही थी और जैसा कि इन अवसरों पर अक्सर होता है, सभी एक साथ बात करने लगे और एक आदमी शोरगुल को शांत करने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि क्या हुआ था। गांव से एक फरलांग दूर एक ढलान पर कुछ बिखरे हुए ओक के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि 1 दर्जन लोग पेड़ों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ प्रकट हुआ और उनमें से एक लड़की को पकड़ लिया जो 16 या उससे कुछ अधिक उम्र की थी। उस लड़की के साथ गए हुए सारे लोग गांव वापस भाग गए थे और जब सबको ये पता चला कि मैं बंगले में रह रहा था तो मुझे सूचित करने के लिए तुरंत एक आदमी भेजा गया। मैं जिस आदमी से बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उस समूह में शामिल थी और अब उसने पहाड़ी पर उस पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे से उस लड़की को ले जाया गया था। उस लड़की के साथ गए हुए समूह में से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि वह बाघ अपने शिकार को किस दिशा में ले जा रहा है और अगर ले जा रहा है तो किधर की तरफ गया। और भीड़ को शोर न मचाने और मेरे लौटने तक गांव में ही रहने का मैंने निर्देश दिया और मैं पेड़ की ओर चल पड़ा। यहाँ की ज़मीन काफ़ी खुली थी और यह कल्पना करना मुश्किल था कि बाघ के आकार का कोई जानवर बिना किसी के देखे 12 लोगों के पास कैसे आ सकता है और उसकी उपस्थिति का पता भी नहीं चला जब तक कि लड़की की घुटन भरी आवाज़ ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। जिस स्थान पर उस लड़की को मारा गया था वहाँ खून का एक तालाब जैसा बना हुआ था और उसके पास चमकीले नीले मोतियों का एक टूटा हुआ हार था जिसे उस लड़की ने पहना था और इस स्थान से रास्ता पहाड़ी तक जाता था। बाघन के पदचिह्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और एक तरफ खून के बड़े बड़े छींटे थे जहाँ लड़की का सिर लटका हुआ था और दूसरी तरफ उसके पैरों के निशान थे। पहाड़ी से आधा मील ऊपर मुझे लड़की की साड़ी और पहाड़ी की चोटी पर उसकी स्कर्ट मिली। एक बार फिर से बाघिन एक नेकेड महिला को ले जा रही थी लेकिन इस बार उसका शिकार मर चुका था। पहाड़ी की चोटी पर रास्ता कांटों की एक झाड़ी से होकर जाता था जिसके कांटों पर लड़की के काले बालों की लंबी लटें फंसी हुई थीं और इसके आगे झाड़ियाँ थीं जिसके बीच से बाघिन निकल गई थी और मैं इस अवरोध को पार करने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मैंने अपने पीछे कोई पदचिह्न सुने। पीछे मुड़ने पर मैंने देखा कि एक आदमी बंदूक लेकर मेरी ओर आ रहा है। मैंने उससे पूछा कि जब मैंने गांव में यह निर्देश दिया था कि कोई भी गांव छोड़कर न जाए तो वह मेरे पीछे क्यों आया। उसने कहा तहसीलदार ने उसे मेरे साथ चलने का निर्देश दिया था और वह आदेशों की अवहेलना करने से डरता था। चूँकि वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए एकदम दृढ़ था और इस मुद्दे पर बहस करने का मतलब था कि अपने मूल्यवान समय की मैं हानि करूं। मैंने उससे कहा कि वह अपने पहने हुए भारी जूतों को उतार दे और जब उसने उन्हें झाड़ी के नीचे छिपा दिया तो मैंने उसे सलाह दी कि वह मेरे करीब रहे और पीछे से चौकस रहे।
मैंने बहुत ही पतली जोड़ी मोजे और शॉर्ट्स और एक जोड़ी रबड़ के सोल वाले जूते पहने हुए थे, और चूंकि झाड़ियों के बीच से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, फिर भी मैंने झाड़ियों के बीच से होकर बागिन का पीछा किया, जिससे कि मुझे बहुत असुविधा हुई। और झाड़ियों के पीछे खून का निशान तेज़ी से बाईं ओर मुड़ गया और सीधे बहुत खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया, जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। और 100 गज नीचे खून का निशान एक सकरी और बहुत खड़ी हुई पानी की धारा में ले गया, जिसके नीचे बागिन कुछ कठिनाई से गई थी, ऐसा लगता था। और जैसा कि उखड़ी हुई चट्टानों और मिट्टी से देखा जा सकता था, मैंने इस जलधारा का अनुसरण 5 या 600 गज तक किया होगा। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि जितना हम आगे बढ़े, मेरा साथी उतना ही अधिक डर रहा था, और कम से कम 1 दर्जन बार उसने मेरा हाथ पकड़ा, और वो आंसू भरी आवाज़ में बुदबुदा रहा था कि उसने बाघ को सुना है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ या हमारे पीछे। वह लगातार यही कह रहा था कि वह बाघ को सुन रहा है। पहाड़ी से आधे रास्ते में हम लगभग 30 फीट ऊंची चट्टान के एक बड़े शिखर पर पहुंचे, और चूंकि वह आदमी अब तक जितना हो सकता था उतना ही वह डर चुका था, जितना उसके लिए संभव था। और मैंने उससे कहा कि वह चट्टान पर चढ़ जाए और मेरे वापस आने तक उस पर ही रहे। वह बहुत खुशी से ऊपर चला गया, और जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने मुझे संकेत दिया कि सब ठीक है। तो मैं जल मार्ग से नीचे की ओर बढ़ता रहा, जो चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद 100 गज की दूरी पर सीधे नीचे चला गया, जहां वह बाईं ओर से नीचे आ रही एक गहरी खाई से मिला। उन दोनों के मिलने के स्थान पर मैंने देखा कि वहां एक तालाब था, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने देखा पानी के इस हिस्से पर खून के धब्बे थे। बाघिन लड़की को सीधे इस स्थान पर ले गई थी, और मेरे आने से उसका भोजन बिगड़ गया था। जहां बाघिन के पैरों के गहरे निशान थे, वहां पर हड्डियां उन निशानों के इर्द गिर्द बिखरी हुई थीं, और जिनमें रंगहीन पानी धीरे धीरे रिस रहा था। और तालाब के किनारे एक वस्तु थी, जिसे देखकर मैं पानी के रास्ते से नीचे आते समय हैरान रह गया था, और अब मैंने पाया कि वह मानव पैर का एक हिस्सा था। और अपने अब तक के जीवन में मैंने जब तक जितनी बार नरभक्षी जानवरों का शिकार किया है और उन परिस्थितियों में रहा हूँ और उन जगहों पर गया हूँ, मैंने उस पैर से ज़्यादा दयनीय कुछ नहीं देखा। घुटने के ठीक नीचे से काटा हुआ, इतना साफ कि मानो कुल्हाड़ी के वार से काटा गया हो, जिससे खून की धारा बह रही थी। पैर को देखते हुए मैं बाघिन के बारे में सब कुछ भूल गया, और जब तक कि मुझे अचानक महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ। जल्दी से राइफ़ल के बट को ज़मीन पर रखते हुए मैंने ट्रिगर पर 2 उंगलियां रखीं, और ऐसा करते समय मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि मेरे सामने 15 फुट के टीले से थोड़ी सी मिट्टी ढलान से लुढ़कती हुई नीचे आई और तालाब में गिर गई। मैं नरभक्षी के शिकार के इस खेल में नया था, या मुझे खुद को इस तरह से अपने ऊपर हमले के लिए सामने नहीं आना चाहिए था। राइफ़ल को ऊपर की ओर करने की मेरी त्वरित कार्रवाई ने ही संभवतः मेरी जान बचाई थी, और उसके उछलने को रोकने या भागने के लिए मुड़ने में बाघिन ने टीले के ऊपर से मिट्टी को हटा दिया था। किनारा बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला था, और ऊपर चढ़ने का एकमात्र तरीका दौड़कर जाना था। थोड़ी दूर तक जलमार्ग पर चढ़ते हुए मैं नीचे की ओर दौड़ा और तालाब को अपने कदमों में लिया, और दूसरी तरफ इतना आगे बढ़ा कि एक झाड़ी को पकड़कर किनारे पर पहुंच गया, और एक पौधे के मुड़े हुए डंठल धीरे धीरे अपनी सीधी स्थिति में आ रहे थे, और यह दिखा रहा था कि बाघिन कहाँ और कितनी देर पहले गुजरी थी। और थोड़ा आगे एक लटकती चट्टान के नीचे मैंने पाया कि जब बाघिन मुझे देखने आई थी तो उसने अपना शिकार कहाँ छोड़ा था। अब बाघिन उस लड़की को चट्टानों के बीच में ले गई, जो कुछ एकड़ में फैला हुआ इलाका था, और जहाँ चलना मुश्किल और ख़तरनाक दोनों था। चट्टानों के बीच की दरारें और खाई फने और ब्लैकबेरी की लताओं से ढकी हुई थीं, और सिर्फ एक गलत कदम जो आसानी से शरीर को तोड़ सकता था, घातक हो सकता था, और इन परिस्थितियों में आगे बढ़ना मुश्किल था। वहाँ चट्टानों पर धीरे धीरे चलना ज़रूरी था, और बाघिन इसका फ़ायदा उठाकर अपना खाना जारी रख रही थी। और 1 दर्जन बार मैंने पाया कि उसने कहाँ आराम किया था, और इनमें से हर आराम के बाद खून का निशान और भी स्पष्ट हो गया। वह लड़की उसका 436वां शिकार था, और बचाव दलों द्वारा भोजन के समय परेशान किए जाने की उसे आदत थी,
लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली बार था जब उसका लगातार पीछा किया जा रहा था और अब वह गुर्राहट के द्वारा अपना आक्रामण करने लगी थी। और बाघ की गुर्राहट को पूरी तरह से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस समय की स्थिति को समझा जाए। चारों ओर चट्टानें थीं और बीच में घनी झाड़ियाँ और हर कदम को परखने की अनिवार्य आवश्यकता थी ताकि अदृश्य खाइयों और गुफाओं में सिर के बल गिरने से बचा जा सके। इस स्थिति के बीच में बाघ की दहाड़ आ रही थी। आगे सर जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप जो यह सब अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उस समय आप मेरी भावनाओं की सराहना करेंगे। दहाड़ने की आवाज़ और हमले की आशंका ने मुझे डरा दिया था, साथ ही साथ मुझे उम्मीद भी दी। अगर बाघिन ने हमला करने के लिए अपना आपा खो दिया तो इससे न केवल मुझे वह उद्देश्य पूरा करने का अवसर मिलेगा जिसके लिए मैं आया था, बल्कि इससे मुझे उसके द्वारा पहुंचाए गए सभी दर्द और पीड़ा का बदला लेने में भी मदद मिलेगी। हालांकि ये गुर्राहट उसका केवल एक इशारा था। अब मैं 4 घंटे से ज़्यादा समय से उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि मैंने बार बार झाड़ियों को हिलते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसकी खाल का एक बाल भी नहीं देखा था। और विपरीत पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक साए पर एक नज़र ने मुझे आगाह कर दिया कि अगर मुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है तो इस समय मुझे अपने कदम वापस खींचने होंगे। मरने वाली लड़की हिंदू थी और उसके कुछ हिस्से की दाह संस्कार के लिए आवश्यकता थी। इसलिए जब मैं तालाब के पास से गुजरा तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और उसके कटे हुए पैर को दफना दिया, जहां वह बाघिन से सुरक्षित रहे और जब भी ज़रूरत हो उसे ढूंढा जा सके। चट्टान पर मौजूद मेरे साथी को मुझे देखकर बहुत राहत मिली। मेरी लंबी अनुपस्थिति तथा मेरे साथी द्वारा सुनी गई दहाड़ ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि बाघिन ने एक और शिकार कर लिया है तथा उसकी कठिनाई यह थी, जैसा कि उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया था, वह यह थी कि वह अकेले गांव में कैसे वापस पहुंचेगा। जब हम जलमार्ग से नीचे उतर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भरी हुई बंदूक लेकर एक घबराए हुए आदमी के सामने चल रहा हूं और इससे ज़्यादा खतरनाक कोई काम नहीं हो सकता। तो मैंने उसे आगे कर दिया और ख़ुद उसके पीछे चलने लगा, लेकिन जब वह फिसल कर गिर गया तो फिर मैंने अपनी राय बदल ली और मैंने उसको पीछे कर दिया और ख़ुद आगे चलने लगा। और जब मैंने उसकी बंदूक चेक करी तो वह बिना किसी सुरक्षा कैच के थी। और उस दिन से एबॉट्सन नामक अपने साथी के साथ होने को छोड़कर मैंने एक कठोर नियम बना लिया है कि नरभक्षी का शिकार करते समय अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई साथी निहत्था है तो उसे बचाना मुश्किल है और अगर वह हथियारबंद है तो खुद को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर जहां उस आदमी ने अपने जूते छिपा रखे थे वहां मैं बैठकर सिगरेट पीने लगा और अगले दिन की योजना के बारे में सोचने लगा। बाघिन रात में शिकार के बचे हुए हिस्से को खा जाती थी और अगले दिन निश्चित रूप से चट्टानों के बीच लेट जाती थी। जिस ज़मीन पर वह बाघिन थी वहाँ मेरे द्वारा उसका पीछा करने की बहुत कम उम्मीदें थीं और अगर मैंने उसे बिना गोली मारे परेशान किया तो वह शायद इलाके से चली जाएगी और मेरा उससे संपर्क टूट जाएगा। इसलिए गश्त लगाना ही एकमात्र काम था जो किया जा सकता था, बशर्ते कि मैं पर्याप्त लोगों को इसके लिए जुटा सकूं। और मैं पहाड़ियों के बीच में दक्षिणी किनारे पर बैठा हुआ था और जहां किसी भी तरह की बस्ती नज़र नहीं आ रही थी और पश्चिम से प्रवेश करने वाली एक जलधारा आर पार एक गहरी घाटी बनाते हुए नीचे की ओर बह रही थी और पूर्व की ओर जलधारा ठोस चट्टान से टकरा रही थी और मेरे सामने पहाड़ी 1000 फीट की ऊंचाई पर छोटी घास से ढकी हुई थी और बीच में चीड़ का पेड़ था। तो दोस्तों, आई होप चंपावत की नरभक्षी बाघिन की कहानी का सेकंड पार्ट आपने अच्छे से और ध्यान से सुना होगा और इसकी आगे की कहानी के लिए थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।